Good evening, students. So I am back. I am your history and English teacher, and this is the part second of the second chapter of 7th class NCERT history textbook, and the second chapter name is Kings and Kingdoms. This is about those small kingdoms which emerged during 7th to 11th century or 12th century, we can say. There are I have already told you about these are the feudalism, about द सामंतवाद हम हिंदी में कह सकते हैं कि जो सामंत होते थे, जो बड़े बड़े राजाओं के अंदर, वो कैसे इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया था अपनी फर्स्ट वीडियो में। ये जैसे ये इनमें एग्जांपल्स हैं राष्ट्रकूटास के बारे में, जो वो भी एक सबॉर्डिनेट थे अपने चालुक्यस किंगडम के अंदर, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब कैसे कैसे छोटी छोटी किंगडम्स कैसे बनती हैं, वो बड़े बड़े राजाओं के अंदर फ्यूडल लॉर्ड हुआ करते थे, उनके सामंत हुआ करते थे, उनके जनरल भी बोल सकते हैं, वो हुआ करते थे। तो उनको लगता था हमारा राजा वीक है या हमारा जो ऊपर कंट्रोलिंग पावर है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो खुद इतने स्ट्रांग हो जाते थे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे। ये चैप्टर उन किंग्स और किंगडम्स के बारे में है। और मैंने आपको बता दिया था कि वो बड़े बड़े टाइटल्स, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे, वो एक्वायर करते थे बड़े बड़े टाइटल्स। ये वही टैक्सेस जो जनरली सभी लगाते हैं, ये प्रशस्तीज होती हैं, लैंड ग्रांट्स होती हैं, प्रशस्तीज होती हैं कि आप जब एक राजा के प्रेज़ के ऊपर एक पोइम लिखी जाती है या उनको प्रशस्तीज बोलते हैं। लैंड ग्रांट्स ब्राह्मणों को दी जाती थी या जनरल्स को या लैंडलॉर्ड्स को। क्यों लड़ाई होती थी? वेल्थ के लिए लड़ाई होती थी। इसमें वो है, इसमें ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल है, ये बहुत ही फेमस है, गुर्जर प्रतिहारा की, राष्ट्रकूटास की और पालास की। क्यों होती थी? कन्नौज के ऊपर इनकी स्ट्रगल चलती थी। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और अब आते हैं हम यहाँ पे, फिर ये बताया हुआ है कि जो गजनी है वो अफ़गानिस्तान में उन्होंने अफ़गानिस्तान से आते हैं और इंडिया के ऊपर 17 बार अटैक करते हैं। यहाँ से बहुत सारा सोना वेल्थ लूट के जाते हैं। सोमनाथ काफ़ी वो प्लंडर भी करते हैं, खूब बचाते हैं, लूट बचाते हैं। सोमनाथ का जो मंदिर है, शिव जी का जो मंदिर है, उसको लूट के जाते हैं अच्छे से। उसके बाद चौहानास हैं, जो चौहान किंग है पृथ्वीराज चौहान सेकेंड, जो 1192 में हार गए थे मोहम्मद गोरी से। उसी के साथ हमारा जो पूरा हिंदू साम्राज्य है वो लगभग ख़त्म हो चुका था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। अब साउथ में आते हैं। साउथ में आता है कि एक क्लोज़र लुक द चोलास जो हैं वो साउथ इंडिया का बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा मैं कह सकती हूँ। ह्यूज नेम, ह्यूज एंड पावरफुल डायनेस्टी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि फ्रॉम उदयपुर टू थंजावुर, कैसे उदयपुर से थंजावुर तक वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं, इस चीज़ में वो आता है। इसमें कि हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुटारियर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। मुटारियर नाम की एक चीफ जो फैमिली होती है वो कावेरी डेल्टा के पास पावर में आती है। तो क्या होता है, देवर सबॉर्डिनेट्स टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। वो किसके सबॉर्डिनेट्स हैं, किसके अंडर काम करते हैं? कांचीपुरम के जो पल्लवास किंग हैं उनके अंडर काम करते थे। और जो विजयालय होता है, बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोला फ्रॉम उदयपुर। जो विजयालय चोला है वो सबसे फर्स्ट चोला है, जो एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है चोलास का। वो तो अभी क्या है, सबॉर्डिनेट है। जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन इनके चीफ रहते थे, है ना, बड़े बड़े किंगडम के अंदर। तो वैसे ही विजयालय जो है वो बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उदयपुर। वो भी क्या है, एक चीफ है। ठीक है, तो अब वो क्या करता है कि ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर एंड टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्भ सूधिनी देयर। वही एक विजयालय होता है जो अपना इंडिपेंडेंट अपने चोला साम्राज्य की नींव डालता है, और वो जो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं पल्लवास के
अंदर वो काम करते थे, मतलब वो उसका सबॉर्डिनेट था। तो वो वहाँ से क्या हो जाता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है और अपना एक नया किंगडम शुरू करता है, जो चोला किंगडम के नाम से फेमस है। और वो थंजावुर का टाउन बनाते हैं, वहाँ पे निशुम्भसूदिनी का मंदिर गॉडेस का जो है बनाते हैं। ये विजयालय चोले की हिस्ट्री है। नेक्स्ट पेज नंबर 22। यहाँ पे ये जो है इनका ये एरिया है चोलास का। द successors of the Vijayalaya conquered neighboring regions and kingdoms, grew in size and power. अब जो विजयालय तो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो उसके सक्सेसर्स हैं भैया वो इनसे भी स्ट्रॉन्ग हैं, वो इनके भी बाप आते हैं जो इसके सक्सेसर्स आते हैं। तो इसी तरह जैसे विजयालय के बाद कौन कौन मेन जो हैं वो नेम, बड़े नाम तो राजराजा चोला और राजेंद्र चोला का आता है, सबसे बड़ा नाम। ऐसे तो प्रांतक चोला भी है, फिर और भी 2-4 नाम बहुत फेमस हैं, इनके मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन आपकी विजयालय नाम तो याद रखिएगा। द पांड्यन एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। मतलब जो पांड्य और पल्लवा टेरिटरीज़ हैं उनको भी ये अपने अंदर लेते हैं। Rajaraja I, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 AD and expanded control over most of these areas. राजराजा का कोई मैच नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल किंग है चोला डायनेस्टी के। उन्होंने बहुत एक्सपेंशन किया, ठीक है। ही आल्सो रीऑर्गेनाइज था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज किया। उनका बेटा उनसे भी महान, उनका नाम है राजेंद्र I, continued his kingdom and his policies and even invaded the Ganga Valley, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया में चले जाते हैं। वो नेवी होती है उनके पास, श्रीलंका उनके कंट्रोल में है, नेवी उनके पास है। और अब इनके बड़े टेम्पल्स, बड़े ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बहुत फेमस, ह्यूज टेम्पल्स ये हैं इनके बड़े। ये तो वो वाला टेम्पल है गंगाई कोंडा चोलापुरम है, ये राजेंद्र चोला ने बनाया है। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड द गंगाई कोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजा। थंजावुर का टेम्पल राजा ने बनाया है और गंगाई कोंडा चोलापुरम का टेम्पल राजेंद्र में। आर्किटेक्चरल और कल्चर के मार्वलस हैं, वो मार्बल थे वो दोनों टेम्पल्स। चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम। मतलब मैंने कहा ना, उन लोग के टेम्पल सिर्फ ऐसे पूजा के लिए स्थान नहीं होते थे कि भाई आप जो पूजा करके घर आओ, नहीं। उन दोनों के टेम्पल्स एक पूरी साम्राज्य लिए घूमते थे, इतने ह्यूज होते थे। उन्हीं के अंदर कई गांव बसते थे, उन्हीं के अंदर मार्केट चलती थी, उन्हीं के अंदर छोटे से जैसे आप कह सकते हो व्यापार चलते थे, मार्केट होती थी। मतलब आर्टिस्ट जो हैं, आर्टिसन से वो काम करते थे। तो वो मंदिर वो बहुत ही एक तो आर्किटेक्चर अपनी ब्यूटी लेके होते थे, ऊपर से उनके पास वेल्थ बहुत होती थी, पावर बहुत होती थी पंडितों के पास। दे वर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। टेम्पल्स वर आल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स। उनके पास बड़ी लैंड होती थी भैया, राजा उनको खूब अच्छी सी लैंड देते थे। The produce of this land went into maintaining all the specialities who worked at the temple, specialists who worked at the temples and very often lived near it. उसके पास जो रहते थे, वो जो लैंड से जो उनको प्रोड्यूस निकलता था, मतलब जो लैंड से जो उनको जो फ़ायदा होता था, चाहे अनाज है चाहे पैसा है, तो वो प्रीस्ट पंडितों को, गार्लन मार्केट्स को, कुक्स को, स्वीपर्स को, म्यूजिशियंस को, डांसर्स को दिया जाता था, जो आर्टिस्ट रहते थे। आर्टिस्ट इन द अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वर द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। वही मैं आपको बता दिया कि भाई टेम्पल सिर्फ टेम्पल नहीं हुआ करते थे। टेम्पल्स का मतलब था कि एक छोटा सा साम्राज्य लिए घूमना, उनके पास सब कुछ हुआ करता था।